गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रागनी और मैं इस जो नोट्स है ज्योग्राफी का उसको मैं आज रीड करवाऊँगी। ठीक है। सबसे पहली बात मंगल ग्रह के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो मंगल ग्रह एक लाल ग्रह होता है जिसमें आयरन ऑक्साइड के कारण ये जो होता है रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है। इसका जो घूर्णन काल होता है 24 घंटा होता है और परिक्रम काल जो हो गया वो 687 दिन होता है। ठीक है। इसके दो उपग्रह है फेबोस और डेमोस, जो सौरमंडल में डेमोस सबसे छोटा माना गया है। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है जो मंगल ग्रह है उस पर ऋतु परिवर्तन का कारण है, यानी वहाँ पर हमेशा मौसम चेंज होते रहता है। ठीक है। इसका अपने अक्ष पर 25 डिग्री से झुका है। कितने डिग्री पर झुका है? 25 डिग्री पर। इस पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलियस मैसी और ये सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। कौन सा? ओलियस ओलपस मैसी। ठीक है। नेक्स्ट है इस पर एक पर्वत है। क्या है? इस पर एक पर्वत है जो निक्स ओलंपिया है। क्या है? निक्स ओलंपिया है। और सबसे बड़ा पर्वत जो होता है माउंट एवरेस्ट, जो 3 गुना बड़ा है निक्स ओलंपिया, माउंट एवरेस्ट से भी ये बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और घूर्णन काल की बात करें तो ये 10 घंटा में यानी सबसे कम समय और सबसे तेज यानी बहुत स्पीड के साथ ये रोटेट करता है। ठीक है। इसका घूर्णन काल 10 घंटा का होता है। परिक्रम काल 11.3 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है। इसका जो उपग्रह है 79 है और गैनीमेड जो ऐसा है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना गया है। गैनीमेड किसका ग्रह है? बृहस्पति का। ठीक है। बृहस्पति तारे प्लस ग्रह दोनों के गुण है, यानी बृहस्पति की बात की जाए तो तारा प्लस और ग्रह इस दोनों माने गए हैं। ठीक है। क्योंकि यह एक रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। क्या करता है? रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। उसके बाद इस पर कुछ गैसें पाई जाती है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया और मीथेन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह की बात करें तो इसका घूर्णन काल 10.3 है, ये घंटा है यानी 10 घंटा है और परिक्रम काल 29 ईयर हो जाता है यानी 29 साल। और उपग्रह की बात करें तो इसमें सर्वाधिक उपग्रह है। पहले बृहस्पति का उपग्रह सबसे ज़्यादा होते थे। ठीक है। लेकिन अब शनि ग्रह का उपग्रह सबसे अधिक है, 82 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह माना गया है। ठीक है। टाइटन उपग्रह वायुमंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में पाया जाता है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? वलय, जो शनि के चारों ओर एक जिसकी संख्या कितना होता है? 7 होता है। सबसे कम घनत्व शनि ग्रह का ही है जिससे कि यह जल में तैर सकता है। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि ग्रह का है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अरुण ग्रह। अरुण ग्रह की बात करते हैं इसकी खोज 1781 विलियम हर्शल ने किया था। घूर्णन 17 घंटा है। परिक्रम काल 84 ईयर है और उपग्रह 27 है। कितने हैं? उपग्रह 27 है। अपने आज पर 82 डिग्री के कोण से झुका हुआ है जिसे इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। ठीक है। और मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरा दिखाई देता है, नहीं मीथेन जहाँ भी हो वो हरा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। वलय कितने हैं? 5। ठीक है। उसके बाद आता है वलय तो मेनली उसके बाद चलते हैं वरुण के। वरुण की बात करें तो ये दूरी में 8वां ग्रह है, ससुरेनी सबसे लास्ट में है अरुण। ठीक है। उसके बाद आता है सबसे ठंडा ग्रह कौन है? ये है वरुण ग्रह। और क्योंकि ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर चला जाता है जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पहुँचना यहाँ पर मुश्किल होता है जिसके कारण यहाँ पर ठंडा होता है। ठीक है। घूर्णन काल की बात करें तो 17 घंटा और परिक्रम काल के 165 ईयर से यानी सबसे कम समय में सबसे अधिक समय। ठीक है, लगता है ये अरुण का। उसके बाद आते हैं वरुण के 14 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लूटो की बात करें तो प्लूटो एक ग्रह है। ठीक है। मेनली सर इसको हटा दिया गया, पहले ये ग्रह था, ये बौना ग्रह है। वरुण ग्रह की कक्षा को काटता है यानी मेनली अरुण ग्रह की कक्षा को काटता है। ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया गया इसको, यानी 24 अगस्त 2006 को बैठक चेक गणराज्य जो प्राग नगर में है वहीं पर इस ग्रह को हटा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये एस्ट्रॉयड है, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। क्या होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। सूर्य की परिक्रमा करता है यानी सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। सेरस एक नाम है जिसका वो क्षुद्र ग्रह माना गया है। ठीक है। एस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है पूछलते यानी पूछल तारा। पूछल तारा यानी कॉमेट, धूल बर्फ गैस से बने जो होते हैं वही धूमकेतु यानी पूछल तारा होते हैं। ठीक है। ये सूर्य की हमेशा परिक्रमा करते हैं और पूछ जो होता है सूर्य के हमेशा परे होते हैं, नहीं सूर्य के विपरीत होते हैं। यही कॉमेट से देख लो इस टाइप से दिखाई दे जाता है और ये हमारा पूछ के टाइप से
होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हेली। हेली की बात करें तो ये प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। लास्ट बार 1986 में दिखाई दिया था। कब दिखाई दिया था? 1986 में। उल्कापिंड की बात करें तो ये मेटेरॉइड है, यानी सूर्य के चक्कर लगाता है। पत्थर के बने होते हैं। किस टाइप के बने होते हैं? पत्थर के बने होते हैं। जब उल्कापिंड पृथ्वी के निकट से गुजरते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और आयन मंडल में पहुंचकर जलने लगते हैं। क्या कर लेते हैं? आयन मंडल में पहुंचकर जलने लगते हैं। मेनली इसको बोला गया है टूटता हुआ तारा। उल्कापिंड को टूटता हुआ तारा बोला गया है, ठीक है। लास्ट यानी पृथ्वी पर में गिरा था। क्या ने पृथ्वी पर जो गिरा था? महाराष्ट्र के लोनार। महाराष्ट्र का जो लोनार झील है उल्कापिंड के कारण गिरने से ही इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति की बात करें तो एक्सिस यानी परिभ्रमण हो गया और समय 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। घूर्णन है, पृथ्वी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। दैनिक गति भी कहा जाता है। दिन रात होने के कारण घूर्णन होता है, यानी घूर्णन के कारण क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये 23 समय एक जो हमारा 24 घंटा का होता है वो ये दर्शाया। उसके बाद दिन रात होने के कारण हमारा दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दिन रात की अवधि में अंतर, यानी जो दिन रात में डिफरेंट होता है वो हमको दर्शाया जाता है। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के अक्ष पर झुका हुआ है। कितने डिग्री का अक्ष पर? 23.5। परिक्रमा की बात करें तो सूर्य के चारों ओर समय 365 यानी सबसे ज़्यादा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट लगता है, ठीक है। इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है, जो रिवॉल्यूशनरी परिक्रमा का गति है, ठीक है। ऋतु परिवर्तन इसी के कारण होता है। पृथ्वी के परिक्रम गति होता है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो है हमारा परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पर समय दिन रात और दिन रात की अवधि छोटा बड़ा ले लीजिए और यहाँ पर जो हमारा ऋतु परिवर्तन ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलता है 21 मार्च बसंत ऋतु। 23 सितंबर शरद विषुव बोला जाता है, ठीक है। 23 सितंबर को शरद विषुव, 21 मार्च को बसंत विषुव। सूर्य के लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ होती है? सूर्य के जो लंबवत किरणें होती है वो कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर होती है। पृथ्वी पर सभी जगह दिन रात बराबर होते हैं। ध्रुव पर 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है। उसके बाद ये देखिए एक पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा हो गया, आपका ये कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है और रात छोटी होता है 21 जून को होता है। कब होता है? यानी बड़ा दिन और रात छोटी 21 जून को होती है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर 21 जो 23 सितंबर को होता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है दिन रात बराबर होता है पृथ्वी पर, ठीक है। और दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हमारा 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। 22 दिसंबर को ही होता है दक्षिण गोलार्ध में। विषुवत रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होता है। यहाँ पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, गर्मी हमेशा होता है। और कारण बता दे तो वर्ष भर सूर्य लंबवत चमकता है, यानी विषुवत रेखा पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं उपसर। बाहर कुछ आवाज़ आ रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा, बस मेरी बातों को सुनिएगा, ओके। सबसे पहली बात अपसर और उपसर क्या होता है? अपसर को एपीहेलियन बोला गया और उपसर को पेरीहेलियन बोला गया, ठीक है। यानी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार होता है, वो पथ क्या करती है? एपीहेलियन कहलाते हैं। यानी एपीहेलियन का मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी जो डिस्टेंस होता है बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण उसको अपसर बोला गया है। क्या बोला जाता है? अपसर बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर पृथ्वी और अर्थ है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होता है 14.9 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 14.9 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, तो इस घटना को उपसर्ग बोला जाता है। यानी जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी जब कम होगा 3 जनवरी को होगा उसको उपसर बोलेंगे और ज़्यादा दूरी को उस अपसर बोला जाता है, ठीक है। और न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़, यानी यहाँ पर जो दूरी है 14.9 है, सबसे औसतन ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो सर्वाधिक दूरी होती है वो 4 जुलाई को होता है। कितने कब होता है? 4 जुलाई होता है, ठीक है। इस घटना को अपसर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रहण, ठीक है। उसके बाद पढ़ते जिस पर ग्रहण लगेगा वो दिखाई नहीं देते, यानी जिस मान लो सूर्य ग्रहण है तो सूर्य पूरी तरह ढक जाएगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा पूरी तरह ढक जाएगा, ठीक है। उसके बाद सूर्य ग्रहण है सूर्य दिखाई नहीं देगा। और इसमें भी कुछ पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पर अमावस्या मेनली जो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के टाइम ही आता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है
तो हमारा कौन सा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण हमेशा दिन के समय होता है, क्या होता है, दिन के समय, अमावस्या के दिन हमेशा होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। उसके बाद चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, और यहाँ पर उसका डायग्राम है, देख लीजिए ध्यान से। तो इसमें बात है कि जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है, क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा रात के समय होता है, किसके टाइम, रात के समय होता है, ठीक है। ज्वार भाटा की बात करें तो ज्वार भाटा यानी टाइड एंड इरप, ठीक है। तो पृथ्वी पे जो पानी है 71% है, और स्थल 29% है, ठीक है। सागर के जल का ऊपर उठना हमारा क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। सागर के जल का नीचे आना भाटा कहलाता है, ठीक है। कारण है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा एवं सूर्य की मतलब प्रभाव के कारण ही ज्वार भाटा आता है, ठीक है। यानी जो चंद्रमा है, सूर्य के जो भी ग्रेविटी होता है उसी के कारण ज्वार भाटा आता है। उसके बाद अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी ज्वार भाटा आता है, ठीक है। उच्च ज्वार क्यों आता है, यानी उच्च ज्वार की बात करें तो पूर्णिमा या अमावस्या के को आते हैं 20% अधिक होता है, यानी जो स्पीड उसका होता है 20% ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद सन और मून की देख लीजिए यहाँ पर इफेक्ट, यानी उसके बाद आता है लघु ज्वार। जब चंद्रमा शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी में होता है तब लघु ज्वार आता है, क्या आता है, लघु ज्वार आता है। यानी 90 डिग्री चंद्रमा होता है, 90 डिग्री पे चंद्रमा आ जाता है, वो लघु ज्वार आता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ये पॉइंट छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं सैयद वंश के बारे में, ठीक है। सैयद वंश 1414 से 1451 के टाइम पीरियड पर रहे थे। सैयद वंश का संस्थापक खिज खा थे। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण करने का यानी रहत याला की उपाधि से ही खुश थे, ठीक है। खिज खा तैमूर लंग का सेनापति था। भारत में लौटते समय तैमूर लंग ने खिज खा को मुल्तान और लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया, ठीक है। खिज का नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजाता था। खिज खा की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिज खा के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी, यानी खिज खा के जो पुत्र थे मुबारक खां थे, ठीक है। याहिया बिन आमा सरीदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख है मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कि यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी, ठीक है। और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक है। और सैयद वंश का शासन जो होता है 37 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक, 37 वर्षों तक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहे, ठीक है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया गया था, यानी दिल्ली पर जो प्रथम अफगान था वो बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी था जो तो अफगान राज्य का था, ठीक है। बहलोल लोधी ने बहलोल के सिक्के का प्रचलन करवाया था। अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। कौन पुकारता था, बहलोल लोधी, ठीक है। उसके बाद वो अपने सरदारों को खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था। बहलोल लोधी का पुत्र जो था निजाम खां था, और 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने ही करवाया था, यानी गजे सिकंदरी के बाद आ जाए तो सिकंदर लोधी ने शुरू किया था। और 1404 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की भी स्थापना किया था, ठीक है। गुरुमुखी लिपि शीर्षक फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान जो था सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया था। क्या था, फरंगे सिकंदरी, ठीक है। वो मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे देता था। कौन, सिकंदर लोधी। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमानों के स्त्रियों पीरों संतों को मजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। कौन लगाया था, सिकंदर लोधी। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। कब हुआ, 21 नवंबर 1517 को। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम जो था वो उपाधि आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं को त्योहारों को मुख्यतः होली में भाग लेता था, ठीक है। दिल्ली के मोठ महजिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भोया ने
15 5 में करवाया था। एक दिल्ली में मोठ मस्जिद है, उसी के बारे में हो रहा है बात, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर को उससे हार गया। इस युद्ध में वो मारा गया। क्या हुआ? मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने किया था। यानी बाबर पर आक्रमण का लिए निमंत्रण जो दिया था पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने किया था, ठीक है। सल्तनत काल के शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यानी केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था वो सुल्तान होता था, ठीक है। और बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। क्या हो गए? अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष में लोधी वंश के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजलिस ए खलवत। यानी अमीर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन वंश अमीर था? लोधी वंश थे। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी, ठीक है। बारे खास की बात करें तो इसमें सुल्तान के दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों और अन्य रसोइयों को बुलाया जाता था। किसमें? बारे खास में। बारे आजम की बात करें तो सुल्तान राजकीय कार्यों को अधिकांश भाग पूरा करता था, ठीक है। सल्तनत काल में दीवानी रियासत धार्मिक मामलों को पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों, धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था, ठीक है। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था। साधारणतः प्रधान काजी होता था और न्याय विभाग को भी अध्यक्ष होते थे, ठीक है। यानी साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों को पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। और दूत जो बरीद कहलाते थे, दूत क्या कहलाते थे? बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग भी मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर नहीं दिख पा रहा है तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं ज्योग्राफी के नोट्स को रीड करवाऊंगी। ठीक है, ओके, बाय।